जून 1965 में इन 6 बच्चों का ग्रुप पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच फंस गया था और अचानक वहां का मौसम देखते ही देखते खराब होने लग गया था और जिसके चलते वहां पर इतनी बड़ी लहरें बन चुकी थी जो कि इन बॉयज की एक छोटी सी बोट को अपने साथ तेजी से बहाने लगी। ये तूफान इतना ज्यादा भयानक था कि इनकी छोटी सी बोट को बस कुछ ही मिनटों में चकनाचूर कर दिया था और जिसके चलते ये सभी बच्चे बची कुची बोट को कस के पकड़ लेते हैं और करीब 8 दिनों तक समुद्र में बहते बहते ये फाइनली एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और जिसका नाम था एटा आइलैंड। हालांकि अभी तक तो ये सभी 6 की 6 लड़के जिंदा थे और वो इसी सोच में डूबे हुए थे कि हमें शायद से हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आने ही वाली होगी। लेकिन उनको ये बात कौन समझाए कि आने वाले करीब 15 महीनों तक उनको इसी आइलैंड पर रहना पड़ेगा और आने वाले दिनों में कैसी कैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। आज की हमारी ये कहानी अगर आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी क्योंकि ये कहानी है टॉन गन कास्टावेज की और आप देख रहे हैं फन विद लर्निंग 2.0। अगर इन 6 बच्चों की बात करें तो इन सब में सबसे बड़ा था सियोनी फेटाऊ जिसकी उम्र 16 साल की थी और इसके साथ साथ स्टीफन, तेविता, फेटालाटू, कोलो फेकताओ और मोनो सियोनी फिलिपे तताओ। इस ग्रुप में तेविता सबसे छोटा लड़का था जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। ये सारे बच्चे सेंट एंड्रयू एंजेलिका बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे लेकिन ये एक दिन अपने स्कूल के हार्श इन्वायरमेंट से परेशान हो गए थे और जिसके चलते सभी जनों ने ये डिसाइड करा कि ये अपनी बोर्डिंग स्कूल से भाग जाएंगे एक बोट को चुरा के और जिसको ये आगे जाके फीजी या न्यूजीलैंड में बेच देंगे और इस बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि उन्होंने ये तक सोच लिया था कि वो किसकी बोट चुराने वाले हैं। ये बोट एक मछुआरे की थी जो कि इन्हीं के स्कूल के पास में रहा करता था, मिस्टर तैनीला उहिला, और जिसका बर्ताव इन बच्चों के प्रति अच्छा नहीं था और यही वो वजह थी कि बच्चों ने इसकी बोट को चुना था। बच्चे ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि इनकी ये जर्नी आसान तो नहीं होने वाली, लेकिन उनका मानना ये भी था कि वो जर्नी इस बोरिंग स्कूल से तो बेहतर ही होगी। और उसी दिन शाम के वक्त ये सभी बच्चे स्कूल से निकलते हैं और उस मछुआरे से उसकी बोट को कुछ देर के लिए उधार पर ले लेते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। हालांकि उस वक्त इन सभी बच्चों को किसी ने भी नहीं देखा था हार्वर्ड से जाते हुए। उनके पास 2 दर्जन बनाना थे, कुछ कोकोनट और एक केस बर्नर भी। उन्होंने तो ये सोचा था कि उनके पास तो पूरा समंदर है जहाँ पर उन्हें मछलियाँ आराम से मिल जाएंगी जो कि उनकी पूरी जर्नी में उनका खाना बनेंगी और इसीलिए वो अपने साथ बस इतना ही खाना लेके गए थे। हालांकि ये थे तो बच्चे ही, ये एडवेंचर के चक्कर में अपने साथ कोई सा भी मैप कंपास लाना भूल ही गए थे जो कि आगे चलकर इन बच्चों की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। इनका एडवेंचर शुरू में तो काफी ज्यादा अच्छा गुजरा लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीजें खराब होनी शुरू हो गयी क्योंकि ये सभी बच्चे एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे थे और वो गलती ये थी कि वो उस रात एक गहरी नींद में सो गए थे और उसी रात अचानक से मौसम खराब होने लग गया और जोरों की हवाएं चलने लग गयी जो कि लहरों को इतनी तेज रफ्तार से बहाती हुई ले जा रही थी कि इनकी बोट यहाँ से वहाँ लहरों के साथ डगमगाने लगी, जिसको देखकर डेविड ने वापस जाने के लिए बोट का मेन सेल ओपन किया लेकिन हवा उन्हें उसको टुकड़ों में फाड़ डाला। सारे बॉयज काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लग गए थे इस बोट को कंट्रोल में लाने के लिए। इन्होंने बोट के लर्डर को लहरों की अपोजिट साइड घुमाने की कोशिश की लेकिन लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने रडर को भी तोड़ डाला। दरअसल ये रडर बोट की डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है लेकिन इस समय वो टूट चुका था तो इसीलिए वो लड़के ना चाहते हुए भी अपने घर वापस नहीं जा सकते थे। इस तूफान में उनकी बोट बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी थी और जिसके बाद ये बोट 8 दिनों तक इस ओशियन में ड्रिफ्ट करती रही। ये बच्चे जो खाना अपने साथ लेकर आए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था तो इन्होंने कोकोनट के शेल में बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। हालांकि इन्होंने मछलियों को पकड़ने की खूब कोशिश की मगर इनको उसमें सफलता नहीं मिल पाई। जो पानी ये कोकोनट में इकट्ठा करते थे वो इतना ज्यादा कम होता था कि इन लड़कों को एक सिप सुबह और शाम को पीने के लिए मिलती थी। लेकिन 8 दिनों तक टूटी हुई बोट के सहारे वो एटा आइलैंड तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब बच्चों ने उस आइलैंड को देखा तो उन सबको ये लगा कि अगर ये आइलैंड भी अगर हमसे मिस हो गया तो इसके आगे हमें कोई भी जमीन मिल भी पाएगी कि नहीं, इसका पता लगा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए इन बच्चों ने जैसे तैसे कर अपनी बोट को आइलैंड के छोर पर क्रैश करवा दिया। ये बोट एक बहुत ही बड़ी चट्टान से जाकर टकरा गई थी और जिसकी
की वजह से ये टुकड़ों में टूट गई और जिसके चलते ये बच्चे स्विम करते हुए एटा आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। बच्चों ने इसके बाद एक केव को खोदा, वहाँ पर आराम किया और चैन की सांस ली। सियोनी और स्टेफन जो कि इन सब में उम्र में बड़े थे, उन दोनों ने ग्रुप की लीडरशिप का काम आपस में बांट लिया था, जिसमें से एक जन सबको सर्वाइवल के इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देता था और दूसरा हर इंसान को केयर प्रोवाइड करवाता था। और तो और ये बच्चे भगवान से अपने लिए प्रेयर भी करा करते थे। हालांकि इन्होंने लीडरशिप के काम को आपस में बांट तो लिया था, लेकिन इन बच्चों में से किसी को भी सर्वाइवल का कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ सीओ ने ही सर्वाइवल की ट्रिक्स जानता था, जो कि उसके फादर ने उसको बचपन में बताई थी। जिस आइलैंड पर ये आए थे वो एक माउंटेन और रॉकी आइलैंड था, जिसमें बहुत सारी पैनी क्लिप्स भी थी और इन्हीं क्लिप्स के नीचे इन बच्चों ने अपना बेड बनाया हुआ था कि रात को सोते हुए उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके। उन्होंने पेड़ पर स्ट्रिक और शार्प स्टोन की मदद से होल बनाए हुए थे ताकि उनमें थोड़ी सी जगह बन पाए जहां वो बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकें। लेकिन ये प्रोसेस 4 से 5 दिन लगा देती थी, इतना पानी कलेक्ट करने के लिए जितना वो पी सकें। ये लड़के उन क्लिप्स के ऊपर चढ़ा करते थे ताकि ये बच्चे कुछ सीए बर्ड्स को पकड़ सकें, ना सिर्फ उनको खाने के लिए बल्कि पीने के लिए भी। जी हाँ, वो उन सीए बर्ड्स का पीते थे अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और इस वक्त तक उनके पास कोई भी आग का सोर्स नहीं था, तो फिर वो उन सीए बर्ड्स को कच्चा ही खाया करते थे। लेकिन वो हर दिन आग को जलाने की पूरी कोशिश किया करते थे, लेकिन उनको हर बार नाकामयाबी ही मिला करती थी। वो हर बार 2 वुड के पीसेस को आपस में रगड़ा करते थे इस कोशिश में कि उनका फ्रिक्शन फ्लेम के स्पार्क को क्रिएट कर दे और वो आग को जला पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। वो आग के महत्व को समझते थे, क्योंकि उनको ये बात तो पता थी कि आग ही उनके सर्वाइवल और रेस्क्यू का इकलौता जरिया है जो कि इन सबको आइलैंड पर जिंदा रख पाएगा। और इसी उम्मीद में वो हर दिन आग को जलाने की बेतोड़ कोशिश किया करते थे। लेकिन 6 महीने के बाद इनमें से एक जन फाइनली आग को जला डालता है और यही वो इकलौता मौका था पिछले 6 महीनों में जहाँ ये सारे बॉयज इतने ज्यादा खुश हुए थे। वो इतने ज्यादा खुश इसलिए भी थे कि अब उनको पका हुआ खाना खाने को मिलेगा और बेशक ये आग सर्वाइवल के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली थी। हर दिन इनमें से एक जन इस आग की रखवाली किया करता था कि कहीं ये आग बुझ ना जाए और इसमें जलने वाली चीजों को डालता रहता ताकि आग कभी ना बुझ पाए। हर दिन ये लड़के इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते थे, इस आशा में कि उनको कुछ नया देखने के लिए जरूर मिलेगा जो कि उनके सर्वाइवल में मददगार साबित होगा। एक दिन जब वो एटा आइलैंड की समिट, एटा आइलैंड का सबसे फ्लैट पार्ट, वहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, एक पुराना अबेंडेड हुआ गाँव जो की पूरी तरीके से नाश हो रखा था। लेकिन वहाँ पर उन बच्चों को कुछ वेजिटेबल मिली और बहुत सारे चिकन के डिसेंडेंट्स जो कि विलेजर्स यहाँ पर छोड़ के गए थे। हर रात ये गेम खेलते थे, चिकन को पकड़ने का गेम। देखते ही देखते उनके पास करीब 200 मुर्गियाँ हो चुकी थी जिनको ये मारा नहीं करते थे बल्कि उनको कोकोनट के स्क्रैप खिलाया करते थे और उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करते थे ताकि उनको एक कांस्टेंट फूड सोर्स मिल सके जो कि था अंडा। उन सब बच्चों ने मिलकर एक राफ्ट भी बनाई थी ताकि वो इस आइलैंड से निकल पाए। लेकिन जब वो इस आइलैंड से 1 मील दूर गए तो उनकी बनाई गई राफ्ट बीच में से टूट गई थी और जिसके चलते उनको बीच सफर में ही तैर के वापस आइलैंड पर जाना पड़ता था। और ये एक तरीके से सही भी हुआ। अगर वो बच्चे राफ्ट में तैरते तैरते समुद्र में निकल जाते तो उन्हें सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता और क्या पता इन्हें आगे ऐसा आइलैंड मिल भी पाता कि नहीं। 1 साल बाद इन सभी बच्चों ने रेस्क्यू की सारी होप छोड़ दी थी और उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि इन्हें बाकी की जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजारनी पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने परमानेंट शेल्टर बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि वेजिटेबल्स के फील्ड्स और गार्डन को भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था जो कि 100 साल पहले यहाँ पर विलेजर्स छोड़ के गए थे। इन सभी बच्चों ने 2-2 के पेयर बना लिए थे और सभी कामों को आपस में बांट लिया था, जैसे कि आइलैंड की शोर पर काम करना, मुर्गियों को संभालना, शिकार पर जाना और आग को जलाए रखना। और इसके साथ वो हर दिन एक्सरसाइज भी किया करते थे इस डर से कि कहीं हम आलसी ना हो जाएं, क्योंकि इस तरीके के आइलैंड पर आलस करना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। उन्होंने एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया था जहाँ पर ये बैडमिंटन के टूर्नामेंट किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ पीटर वार्नर एक एडवेंचर पर निकले हुए थे। अगर आपको पीटर के बारे में बताऊं कि ये आर्थर वार्नर के सबसे छोटे बेटे थे जो कि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे पावरफुल इंसान थे जो कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में रूल करते थे और इसीलिए वो पीटर को भी अपनी तरह बनाना चाहते थे। लेकिन पीटर के सपने कुछ और ही थे। पीटर को हमेशा से एक मछुआरा बनना था और इसीलिए वो एक बोट को लेकर अपने एडवेंचर और सपनों को पूरा करने के लिए समुद्र में निकल
निकल जाता है। 1966 में पीटर मछलियां पकड़कर इंस्ट्रोंगा की ओर जा रहा था और इसी बीच वो एटा के नजदीक से निकल रहा था और इसी बीच उसके फ्यू मेट्स ने एटा से आ रही आवाज को सुना। लेकिन पीटर को लगा कि शायद से उन्होंने सीए बट की आवाज को सुना है, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन फिर भी पीटर ने उस आइलैंड पर जाने का डिसाइड करा कि आखिर वहाँ पर कोई है या नहीं। और फिर आइलैंड की तरफ आती हुई बोट को उनमें से एक लड़के ने देख लिया और उनमें से अपने बाकी के साथियों को इस शिप के बारे में बता दिया और वो सभी इस पानी में कूद गए और शिप के पास जा पहुँचे और उन्होंने बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश में पीटर से बात करी और पीटर को समझाया, जहाँ तक हमारी काउंटिंग के अनुसार हम आज से 15 महीने पहले हमारे बोर्डिंग स्कूल से भाग गए थे और इस आइलैंड पर फंस गए थे। लेकिन जब पीटर ने इन सब की बातों को सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि कैसे इन बच्चों ने इस आइलैंड पर 15 महीनों तक सरवाइव कैसे कर लिया। फिर उसने कंफर्म करने के लिए टोंगा टापू पर रेडियो से मैसेज भेजा और फिर जब उसने उन सब बच्चों की कहानी को बताया और फिर 20 मिनटों के बाद रेडियो की दूसरी तरफ से आवाज आती है, एक ऑफिसर पीटर से बात करता है, तुम्हें वो मिल गए, ये तो करिश्मा हो गया, क्योंकि सभी ने ये समझ लिया था कि वो सब मर चुके हैं और सभी ने इनका फ्यूनरल भी कर डाला है और अगर ये वही है तो ये सच में कोई चमत्कार से कम नहीं है। उन सबको टोंगन टापू पर ले जाता है। साल 1966 में ऑस्ट्रेलियन टीवी पर बताया गया कि कैसे 6 बच्चों ने मिलकर 15 महीनों तक एक सुनसान टापू पर जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं और इन बच्चों की डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।